हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, मिडवल हिस्ट्री। ठीक, और मिडवल हिस्ट्री को करीब करीब 3 दिन में ख़त्म करेंगे और बाकी के 3 दिन में जो है एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक, वीडियो कंप्लीट देखना, स्किप ना करना। और ये वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको आने वाले सीए के एग्ज़ाम के लिए। अगर स्पेशली हम बात करें तो वो है यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए। ठीक, अब यहाँ पर जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जब तक आपको फैक्ट याद नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए फैक्ट याद करने के लिए इस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है कि भारत पर आक्रमण करने वाले जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, ठीक है ना, वे कहाँ के निवासी थे। ठीक, ये जो अरब के निवासी थे, जो अरब से भारत में आए और भारत पर जो इन्होंने आक्रमण किया। ठीक सॉरी। एंड नाउ अब बात करते हैं 711। यहाँ पर वर्ष 711 लिखा है, लेकिन ये ईस्वी होगा। ठीक, में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया। ये जो है उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया गया था 711 ईस्वी में। ठीक है ना, मुस्लिम आक्रमण था, भारत पर किया गया था। ये 711 की बात है। और नेक्स्ट ईयर 712 की बात करें तो 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम, कौन, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर को पराजित किया और ठट्टा के समीप जो है इसने देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक, देखो 711 में जो अरब आक्रमण हुआ था उबैदुल्ला के नेतृत्व में, ये आक्रमण इसका असफल रहा था, यानी कि ये जो है हार गया था। ठीक, इसके बाद 712 की बात करें तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, कौन, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का राजा था राजा दाहिर, और राजा दाहिर को ये ब्राह्मण था, इसे पराजित किया। और मोहम्मद बिन कासिम ने ठट्टा के समीप जो है देवल बंदरगाह था और उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सिंध के क्षेत्र में, कहाँ, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी। तो अंतिम विजय जो मुल्तान स्वर्ण नगरी पर प्राप्त की थी। भारत में जजिया कर लगाने वाले प्रथम शासक थे। ठीक, तो प्रथम का शासक भारत में जजिया कर लगाने वाले थे और वो थे आपके मोहम्मद बिन कासिम। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर लगाया था। इसके बाद जजिया कर का ऐसा प्रचलन रहा, किसी ने लगाया, किसी ने हटाया, किसी ने लगाया, किसी ने हटाया। ठीक ना, तो वो अंतिम जो उत्तर मुगल कालीन जो सम्राट थे उनके समय तक जजिया कर रहा था, कभी लगा कभी हटाया। ठीक, आगे बात करें तो सिंधु क्षेत्र में जो है अरबों के द्वारा सिंधु क्षेत्र में अरबों के द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो ऊंट पालन का और जो खजूर पालन का ऊंट प्रचलन था। ठीक, आज की डेट में भी अगर हम अरब की बात करें, जैसे संयुक्त अरब अमीरात जो खाड़ी देश हैं, इसमें आज भी ऊंट पालन और खजूर की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। ठीक, आगे बात की जा रही है अरबों के पश्चात, क्या, अरबों के पश्चात जो है भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले आए अब अरब और उसके बाद आए तुर्की। ठीक है ना, अब तुक ऐसे याद कर लो, अब, ठीक है ना, और फिर तुक। ठीक, पहले अरब आए, उसके बाद तुर्की आए। ठीक, आगे बात की जा रही है तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना जो है ये अलप्तगीन गजनी के द्वारा की गई थी। तुर्की में याद कर लेना, गजनवी वंश की स्थापना अलप्तगीन के गजनी के द्वारा की गई थी। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। ठीक है ना, भारत पर जो है प्रथम तुर्की आक्रमण है यह सुबुक्तकीन गजनी के द्वारा किया गया था। ठीक, किसके द्वारा, सुबुक्तकीन गजनी के द्वारा किया गया था। 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक, 712 में सफल आक्रमण था, और जो बात की जाए 711 में, ठीक है ना, वह असफल आक्रमण था। आक्रमण तो किया था लेकिन वह मुस्लिम जो था वह जीता नहीं था। ठीक, आगे बात करें सुबुक्तकीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था। तो यह था जयपाल। ठीक, कौन था, जयपाल को सुबुक्तकीन ने पराजित किया था। जयपाल एक हिंदू शासक था। ठीक, और पश्चिमोत्तर भारत का, पश्चिम देखो, ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ, ये वाला रीजन आपका हो गया पश्चिमोत्तर भारत। ठीक है ना, या फिर नॉर्थ वेस्ट।
ठीक। इसी रीजन में जो हिंदू शासक जयपाल था, इसको पराजित किया था। किसने किया था? सुबुक्तगिन ने किया था। ठीक। आगे बात करें तो महमूद गजनवी के द्वारा जो है वर्ष 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात पर शासक कौन था? ये था आपका भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। जब महमूद गजनवी ने गजनवी ने 125 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय जो है गुजरात का शासक था भीम प्रथम। ठीक। आगे बात करें तो महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से और 1027 ईस्वी के मध्य में करीब 17 आक्रमण किए थे, और इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि भारत पर साम्राज्य स्थापित करना। देखो, बात वर्तमान की जाए या फिर बात जो है प्राचीन समय की जाए, भारत के मंदिरों में अपार संपदा है। ठीक। अपार धन है। तो महमूद गजनवी को पता था कि भारत के मंदिरों में अपार धन है, अपार संपदा है, तो इसीलिए ने उसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था, और अंतिम आक्रमण उसका जो है ये सोमनाथ मंदिर था। सोमनाथ मंदिर को उसने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। जितनी भी धन संपदा थी वो सारी की सारी लूट ली। ठीक है ना। और उसके बाद वह यहाँ से चला गया। उसका मुख्य उद्देश्य धन लूटना था, न कि साम्राज्य स्थापित करना। ठीक। अंत में कह रहा है कि भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अरबों के द्वारा किया गया था। ठीक। तो आगे बात की जा रही है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था, और ये आपका था अल बरूनी। कौन था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था, इसका नाम था आपका अल बरूनी। ठीक। अल बरूनी के द्वारा जो किताब उल हिंद उतबी और किताब उल यामिनी फिरदौसी पूर्व का होमर कहा जाता के द्वारा जो शाहनामा पुस्तक की रचना की थी। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, महमूद गजनवी के पश्चात जो है मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष में किया गया था? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया गया था। क्या? महमूद गजनवी के पश्चात किसने आक्रमण किया था? महमूद गौरी ने किया था। ठीक है ना। और भारत पर प्रथम आक्रमण जो है देखो, पहले तो महमूद गजनवी ने किया। ठीक। और मोहम्मद गौरी के द्वारा 1175 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण था। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 में किया था, हालांकि भारत पर 711 ईस्वी में ही आक्रमण हो चुका था। ठीक। आगे बात करें, मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 ईस्वी में अनहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान जो है किसके द्वारा पराजित किया गया था? ये भीमद्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। भीमद्वितीय का दूसरा नाम मूलराज था। ठीक। आगे बात करें, तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध जो किन के मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा द्वितीय युद्ध, दोनों युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच लड़े गए थे। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। ठीक है ना। और दूसरे युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। ठीक। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक। बाकी तराइन के इन दोनों युद्धों के बारे में देख लो। संख्या, प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, और दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी विजित हुआ। ठीक। आगे बात करें, और आगे बात की जा रही है, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ठीक। तो ये आपका है जयचंद चंदावर के युद्ध। चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था, और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया था। ठीक। आगे बात करते हैं, तो आगे बात की जा रही है, मोहम्मद गौरी के साथ जो भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत थे। प्रसिद्ध सूफी संत जो थे वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो ये आपकी जो है मोहम्मद गौरी के द्वारा बनवाई गई थी, देवी लक्ष्मी की आकृति सिक्कों पर। ठीक। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था। कौन? बख्तियार खिलजी जो है वह मोहम्मद गौरी का एक साधारण सा दास था, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान जो है नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक। किसने? बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है ना। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। जो
बख्तियार खिलजी है वह मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। ठीक, मोहम्मद गौरी का एक साधारण सा गुलाम था बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी ने जो है बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। ठीक, और बख्तियार खिलजी ने ही, ठीक है ना, नालंदा विश्वविद्यालय को और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस किया, नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक, मोहम्मद गौरी के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था। ठीक, यालदौज, कोबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। देखो, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी का जो पूरा साम्राज्य था वह 3 भागों में बांट दिया है। ठीक, तो पहले भाग पे यालदौज था, दूसरे भाग पे कुबाचा, तीसरे भाग पे कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्जा था। ठीक, इसमें हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के जो 1200 से लेकर 1526 तक, करीब करीब 300 12 13 14 15 326 साल तक, 326 साल तक जो है दिल्ली सल्तनत का शासन रहा था। दिल्ली सल्तनत में समय समय पर कई एक वंशों ने राज किया था। ठीक, तो उन सभी वंशों का पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद से हम बात करेंगे प्रत्येक एक एक वंश को। ठीक है ना, तो इसका जो ट्री है इसको देखते हैं। देखो, दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना, सबसे पहले इलवरी वंश आया। इलवरी वंश को ही जो है हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसके बाद आपका खिल्जी वंश आया। ठीक, इसके बाद आपका जो है तुगलक वंश आया, फिर आया आपका सैयद वंश, फिर आया आपका लोधी वंश। ठीक है ना, देखो, इलवरी वंश दैट इज गुलाम वंश सबसे पहले आया दिल्ली सल्तनत में, और सॉरी, लोधी वंश सबसे बाद में आया। ठीक है ना, तो इसकी कई एक ट्रिक है, वो आपको पता भी होगा। सिंपल, आप जो है ट्रिक पे बाद में फोकस करना, पहले याद कर लो। गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और फिर आपका लोधी वंश। ठीक, एक बार दोबारा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब आपको आंखें बंद करके याद करना है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में लोधी वंश। ठीक है ना, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। इस प्रकार से 4-5 बार रट लो, आराम से याद हो जाएगा। ठीक, सबसे अधिक समय पर तक शासन किया दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश ने, और सबसे कम संत कब से सबसे कम समय तक शासक किया, और वो तो आपके खिलजी वंश। ठीक है ना, सबसे अधिक समय तक किया तुगलक वंश ने, सबसे कम समय तक किया खिलजी वंश ने शासक। अब आगे अगर बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं जो गुलाम वंश था इसके बारे में। ठीक, इसके पीढ़ियों के बारे में। ठीक, तो गुलाम वंश के बारे में जो है ना, मोहम्मद गौरी था, इसके बाद जो है इसी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया 1206 से 1210 ईस्वी तक, और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी आपकी लाहौर। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इसका बेटा आराम शाह शासक बना। ठीक है ना, और इसने जो है गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन रहा था, उस शासन को जो है कुतुबी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके बाद आया कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, दैट इज इल्तुतमिश। ठीक, और इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली बनाई थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ठीक, तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वह 1210 से 1236 तक, करीब 26 साल तक। इल्तुतमिश के टपकने के बाद जो है रुकनुद्दीन फिरोज आया था। ठीक है ना, और रुकनुद्दीन फिरोज ने 1 साल तक शासन किया था, और ये 1236 ईस्वी में। ठीक, फिर इसके बाद जो है इसके बाद रजिया सुल्तान शासक बनी थी। रजिया सुल्तान एक मानते हैं कि एक अच्छी शासक थी। ठीक है ना, शक्तिशाली शासक थी, समझदार थी इस रुकनुद्दीन फिरोज की अपेक्षा। ठीक, रजिया सुल्तान शासक बनी 1236 से 39 ईस्वी तक, और जो इल्तुतमिश का शासनकाल था, इस शासनकाल को जो है शमसी राजवंश के नाम से जानते हैं। ठीक, रजिया सुल्तान को हटाने के बाद जो है इसे मार दिया, और इसके बाद जो है मोइनुद्दीन बहराम शाह शासक बना। ठीक, इसमें कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो है जो रजिया सुल्तान था इसका विरोध किया था खलीफा लोगों ने। ठीक है ना, और इसको हटा दिया गया था। फिर रजिया सुल्तान के भाई और मोइनुद्दीन बहराम शाह को शासक बनाया। फिर इसके बाद जो है आपका अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना, और इसके बाद जो है नसरुद्दीन महमूद शासक बना। ठीक, इसी प्रकार से आगे जो है आगे बात करें तो ये आपका जो है बलबनी गयासुद्दीन बलबन था, इसका शासन आया। ये भी जो है गुलाम वंश से संबंधित था, और ये इसके वंश को बलबनी राजवंश के नाम से जानते हैं। तो गयासुद्दीन बलबन आया, उसके बाद मोइनुद्दीन कैकुबाद आया, और उसके बाद जो है कैक्यूमर्स आया। ठीक, तो जो आपका गुलाम वंश था कंप्लीटली पढ़ लिया। एंड अब बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया। ठीक, तो खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आया। ठीक,
इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी आया। देखो जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी था, ये जो अलाउद्दीन फिरोज का चाचा था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी फिरोज ने अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसको मार दिया, ठीक है ना, धोखे से। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है शासक बना था, ठीक। इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर आया शासक, ठीक है ना। और इसके बाद जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आया। फिर नसीरुद्दीन खुसरो खां आया, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया दिल्ली वंश में, तो गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया शासन, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो आपका फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक के बाद आया था आपका गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। फिर अबू बकर आया, फिर मोहम्मद शाह आया, और फिर जो है अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम आया। और इसके जो है दो स्वतंत्र शासक हो गए, एक नसरुद्दीन महमूद शाह, दूसरा हो गया था नुसरत शाह, ठीक। नुसरत शाह ने फिरोजाबाद के में शासन किया था, और नसरुद्दीन महमूद शाह ने दिल्ली के करीब शासन किया था, ठीक। इसके बाद बात करें खिज़र खां सैयद वंश की, ठीक। सॉरी सैयद वंश का जो प्रथम शासक था दैट इज खिज़र खां। उसके बाद मुबारक शाह आया, ठीक है ना। इसके बाद जो मोहम्मद शाह आया, और उसके बाद अलाउद्दीन शाह आलम आया, ठीक। अलाउद्दीन आलम शाह आया, और अंत में जो है लोधी वंश ने राज किया, ठीक। तो लोधी वंश की बात करें तो प्रथम शासक लोधी वंश का था आपका बहलोल लोधी, ठीक। दूसरा शासक था सिकंदर लोधी, और इसके बाद जो है आपका था इब्राहिम लोधी, ठीक। इसी सिकंदर लोधी के द्वारा जो आगरा की स्थापना की गई थी, और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक था 1210 से 36 तक। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए थे, जैसे तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया, विरोधियों का दमन किया, नवीन सिक्कों का प्रारंभ किया। और इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी, और राजधानी को बनाने के लिए प्रथम शासक, ठीक। आगे बात करते हैं दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी इल्तुतमिश ने शमसी और बलबनी ने जो बलबनी वंश की स्थापना की थी।